ठीक है। हम बिना ऑपरेशन के आज प्रूव करेंगे कि हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है, ठीक है। चलो आओ। तो सामने वाली बिल्डिंग को देखो, तो सामने वाली बिल्डिंग में खिड़की और आगे एक रेलिंग है ना? तो सामने वाली बिल्डिंग में उस खिड़की की कुछ लेंथ है और रेलिंग की कुछ लेंथ है ना? तो अब यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो जो दोनों डिस्टेंसेस या फिर दोनों लेंथ है वो इक्वल है, क्योंकि एंड पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि दोनों की लेंथ सेम है। मगर जब मैं उनको मेजर करता हूँ ऊपर जाके, तो चलो आओ मेजर करते हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास में पीछे वाली विंडो ज़्यादा लेंथ की और आगे वाली रेलिंग कम लेंथ की, मगर यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट सेम लेंथ की क्यों मिल रही है या फिर ऐसा इल्यूजन क्यों हो रहा है? देखो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजीचर। आज हमें हमारा नया चैप्टर चालू करना है क्लास 10 साइंस का, दैट इज चैप्टर 11th ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट के सारे कंपोनेंट्स देखे थे, रिफ्लेक्शन देखा था, रिफ्रैक्शन देखा था, उनके भी सारे कंपोनेंट्स देखे थे। तो पिछला वाला चैप्टर हमारा लाइट के बेसिस पे था कि लाइट किन किन चीजों से बनी होती है, फिर लाइट होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। सो वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये इंसानी आंख और ये रंगीन दुनिया, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेट किया है ना। सो हमें इस इंसानी आंख और ये रंगीन दुनिया के बारे में पढ़ना है, मतलब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फ्रॉम विच वी सी इट। किससे देखते हैं हम? ह्यूमन आई से देखते हैं। सो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, ये जो हमारी आंख है वो हमारे पास में कैसी होती है या फिर किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है। फिर हम जो ये आंखों से देखते हैं पूरी दुनिया को, उनमें क्या क्या ऐसे फिनोमिना होते हैं, छोटे मोटे फिनोमिना हमारे पास में इस साल के सिलेबस में है, तो वो देखने हैं, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट भी हो गए तो मैं लास्ट में लेक्चर या फिर ये चैप्टर के एंड में बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले तो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, आई रिकमेंड यू, क्योंकि नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है ना। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ह्यूमन आई और ये कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। और इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये ह्यूमन आई क्या होती है, ह्यूमन आई होती क्या है, और ये ह्यूमन आई किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। ह्यूमन आई के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे ना जिससे मिलके बनी होती है, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में, स्फेरिकल लेंसेज में देखे थे, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे से नहीं है यहाँ पे, मगर ये भी किन्हीं किन्हीं कंपोनेंट से मिलके बनी होगी, है ना। तो वो कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो है वो के पैरामीटर्स क्या होते हैं या फिर कि मैथमेटिक्स क्या होती है ना। इसमें भी मैथमेटिक्स होती है कुछ कुछ, वो भी देखेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि होती क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, और वो कंपोनेंट्स ही क्यों होते हैं, कुछ और कंपोनेंट्स क्यों नहीं होते, वो भी देखना है। और फिर हमें देखना है, इस लेक्चर में तो नहीं, अगले लेक्चर में देखेंगे, मगर जैसे कि इंसान भी पूरा परफेक्ट तो होता नहीं है, तो आई भी कभी कभी डिफेक्टिव हो जाती है ना, तो हमें डिफेक्ट ऑफ आईज भी देखना है, या फिर हम जो देखते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है कभी कभी, जैसे भैया के आ रखा है ना। सो इन डिफेक्ट्स के बारे में देखना है हमें, है ना। सो इन डिफेक्ट्स के बारे में हम अगले लेक्चर में देख पढ़ेंगे। अब इस लेक्चर में हमें पढ़ना है जो लाइट के आई के बारे में। सो वो चालू करते हैं, ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई की बात करें तो बहुत लेम बात हो गई, क्योंकि हमारी आंखें हम इतने सालों से कैरी कर रहे हैं इसको हम, और हमें इसी के बारे में नहीं पता, तो बहुत अजीब बात हो गई ना। मगर कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ह्यूमन आई किस किस चीजों से मिलके बनी होती है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो ह्यूमन आई का डायग्राम देखो। ये बाहर से तो हमें व्हाइट और ब्लैक बॉल दिख रही है एक तरीके की, मगर ह्यूमन आई कुछ इस तरीके की होती है अंदर से, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है अंदर से। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन आई में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन आई में, और इन हर एक कंपोनेंट का एक अलग अलग रोल होता है विजन में, ठीक है। सबसे पहले तो ये ह्यूमन आई है क्या, ठीक है, ह्यूमन आई है क्या? ह्यूमन आई एक ऐसा कंपोनेंट है या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है जो हमें देखने में हेल्प करता है। ये ईयर्स जो है वो क्या करते हैं, हमें सुनने में हेल्प करते हैं। एक ऐसा तरीके का ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है जो हमें सुनने में हेल्प करता है ना। और माउथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो खाने में, बोलने में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। और नोज जो है स्मेल में हेल्प करता है। वैसे ही ह्यूमन आई विजन में हेल्प करती है। विजन मतलब जो हम देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई क्या करती है, हमें देखने में हेल्प करती है। तो ह्यूमन आई का क्या रोल है? इट हेल्प्स टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अब बिना देखे तो हम नाली में गिर जाएंगे, है ना। तो ह्यूमन आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ह्यूमन आई। इसके बिना
हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, वैसे तो पढ़ा सकता हूँ मगर बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे मेरे को आपको पढ़ाने में, आपको समझने में, है ना। विजुअल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। जैसे हम एनिमेशंस भी यूज करते हैं, हम ऐसे लिख के भी पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, लिख के पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो, है ना। तो आप देख के, मतलब आप देख रहे हो तभी आपको समझ में आ रहा है ना। सुनने में और देखने में बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, आंखों देखी पे विश्वास किया करो, कानों सुनी पे विश्वास मत किया करो, है ना। तो आंखों देखी मतलब ह्यूमन आई से देखने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। सो ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बोर कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं कर रहा हूँ, है ना। सो हमारे पास में ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इनका बहुत बड़ा रोल है, वो रोल हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो, और लास्ट में मैं आपको इन कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लास्ट के जो कंपोनेंट्स है हमारे पास में उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारे पास में ह्यूमन आई में, कॉर्निया। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन एज कॉर्निया। ये जो आगे आगे दिख रहा है ना, ये काला नहीं, काले के जो आगे छोटी सी लेयर है ना, वो होती है हमारे पास में कॉर्निया, ठीक है। स्फेरिकल बॉल है, अब इधर तो मैं 2D स्ट्रक्चर ही बता सकता हूँ ना, तो ये स्फेरिकल बॉल है हमारे पास में। तो उसका आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो होती है हमारे पास में कॉर्निया, और कॉर्निया में ही हमारे पास में ये जो रिफ्रैक्शन होता है, अब ह्यूमन आई रिफ्लेक्शन से तो हमें दिखेगा नहीं, रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वापस बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें अंदर ले जानी है लाइट ताकि हमें दिख सके। अब अंदर कैसे दिखेगी वो बात की बात है ना, मगर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन करना है ताकि अंदर लाइट जा सके। सेंस ऑर्गन सारे अंदर है ना, तो सेंस भी अंदर होगा, तो हमें अंदर ले जानी लाइट तो क्या करवाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे मटेरियल है, बाहर कुछ मटेरियल है, यहाँ कुछ मटेरियल, तो लाइट इस मटेरियल से इस मटेरियल में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो यहाँ से जब लाइट मेरे अंदर मेरी आंख में जाएगी तो कॉर्निया से टकराएगी और अंदर रिफ्रैक्शन होगा। सो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है हमारे पास में कॉर्निया के अंदर, ठीक है। और भी अंदर हमारे पास में अलग अलग मटेरियल या फिर मीडियम है, उधर भी रिफ्रैक्शन होता है, मगर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है हमारे पास में कॉर्निया पे ही, ठीक है। कॉर्निया इज द मेजर पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो कॉर्निया पे होता है हमारे पास में मेजर रिफ्रैक्शन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन आई वेयर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मगर ये स्फेरिकल नहीं होता है। काइंड ऑफ स्फेरिकल होता है मगर ये स्फेरिकल नहीं होता। अब आपके एग्जाम में पूछे तो आपको स्फेरिकल ही लिखना पड़ेगा, मगर मैं आपको ज्ञान के लिए बता देता हूँ कि ये स्फेरिकल नहीं होता है। स्टार्टिंग में मतलब मिडल मिडल में स्फेरिकल होता है, और जैसे जैसे बाहर जाते हैं, जैसे जैसे बाहर जाते हो ये फ्लैट होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बाहर जाते हैं वैसे वैसे ये फ्लैट होता जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। क्ले तो है ही हमारे पास में, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे अंदर मिडल मिडल से तो स्फेरिकल होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लेट मी फोकस, देखो यहाँ से मिडल मिडल से तो ये ऐसा होता है ना, ऊपर से उभरा हुआ होता है, और यहाँ जैसे जैसे बाहर जाते हैं तो ये फ्लैट होता जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप अभी 10th क्लास में, आपको पता नहीं होगा ये इन चीजों के बारे में, मगर मैं आपको नाम ले लेता हूँ, एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बच्चे हैं ना। तो स्फेरिकल एबरेशंस ऐसी कुछ चीजें होती है जिससे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। इवोल्यूशन के साथ साथ में हमारे पास में चीजें डेवलप हुई है ह्यूमन आई में, है ना। इवोल्यूशन आपके पास में इस साल भी है। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में कॉर्निया का, क्या करता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है लाइट का, ताकि लाइट आगे जाके कुछ मिल सके, ठीक है। मिलेगी तभी हमें इमेज मिलेगी ना, हमें क्या बनानी है, इमेज बनानी है इस वर्ल्ड की हमारी आंख में, ताकि इमेज जो है हमें दिखे, ताकि हमें वर्ल्ड ही देखना है ना, तो इमेज बनेगी तभी तो हमें दिखेगा, है ना। सो आगे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे और स्ट्रक्चर आते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉर्निया वेयर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन आई में
सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास में कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया इज अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो ले लिख देते, इट इज द component where the maximum refraction takes place। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल लेंस जैसा होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लेंस का नाम लेना पड़ेगा, है ना। तो ये स्फेरिकल लेंस जैसा होता है। अब दो तरीके के पढ़े हमने, कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो ध्यान से देखो, ये ऐसा मुड़ा हुआ है ना, ये ऐसा नहीं, केव की तरह तो नहीं मुड़ा हुआ है हमारी आंख में। आप जनरली भी देखना कभी मिरर में, तो ये ऐसे केव की तरह तो नहीं मुड़ी होती ना हमारी आंख, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया हमारे पास में, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है कॉर्निया का, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रक्चर क्या आता है हमारे पास में। सेकेंड स्ट्रक्चर मतलब एक ऑर्गन तो नहीं कह सकते, मगर एक तरीके का फ्लूइड है ना। जैसे हम कॉर्निया से थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमारे पास में आता है एक्वस ह्यूमर, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड, जो आगे और थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन कर लेता है, ठीक है। इतना कुछ रोल होता नहीं उसका, खाली फ्लूइडिफाई करता है या फिर लिक्विफाई रखता है आई को, है ना। सो एक्वस ह्यूमर का क्या रोल है, थोड़ा बहुत और फर्दर रिफ्रैक्शन करना, ज्यादा कुछ रोल नहीं है उसका, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ह्यूमर है वो मजाक वाला ह्यूमर नहीं है ना। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का क्या रोल होता है, फॉर फर्दर रिफ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट हमारे पास में आता है, जैसे हम इधर से एक्वस ह्यूमर से और आगे जाते हैं, फिर हमारे पास में आते हैं दो कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं इरिस और प्यूपिल, ठीक है। इरिस और प्यूपिल दो कंपोनेंट्स है, मगर इनमें से एक ही एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही एक तरीके का ऑब्जेक्ट है मगर, और दूसरा जो है प्यूपिल, प्यूपिल जो है हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक तरीके का हॉलो स्पेस है, ठीक है। आगे देखते क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इरिस क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इरिस क्या होता है। इरिस और हमारे पास में दो चीजें होती है, एक इरिस होता है और एक प्यूपिल होता है, ठीक है। इरिस होता है और एक प्यूपिल होता है, तो प्यूपिल का भी टॉपिक मैं डाल ही देता हूँ। एक होता है हमारे पास में इरिस और एक होती है हमारे पास में प्यूपिल। दोनों का क्या रोल होता है, इरिस हमारे पास में कुछ ऐसे मसल्स या फिर फाइबर से बना होता है, वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई उसको कंट्रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। जैसे मैं अगर बाहर जाऊं, धूप में जाऊं, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होगी, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चली गई तो क्या होगा, मेरी आंख जल जाएगी। आंख तो बहुत सेंसिटिव होती है ना, तो बाहर तो बहुत ज्यादा लाइट है, तो मेरे को उस लाइट को कंट्रोल करना है, थोड़ी कम लाइट चाहिए। तो क्या होगा, अगर वो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई कम हो गई तो मेरी आंख नहीं जलेगी, और वही मैं अगर अंधेरे में आऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, है ना। तो क्या होगा, मेरी जो लाइट एंटरिंग दी आई है वो ज्यादा हो जाएगी, तो मेरे को ज्यादा दिखेगा। जितनी ज्यादा लाइट आ रही है उतना ज्यादा मुझे दिखेगा। अब बाहर तो बहुत सारी लाइट है, तो चलो मेरे को इतना लाइट चाहिए नहीं, है ना, मेरे को कम लाइट चाहिए, तो भी मेरे को दिख जाएगा। मगर ज्यादा लाइट आ गई तो मेरी आंख जल जाएगी, तो कम लाइट में मैं सफिशिएंट हूँ बाहर देखने में, है ना। तो मुझे कम लाइट चाहिए, तो उसको कंट्रोल करना है ना। तो इरिस का काम होता है इसको कंट्रोल करना, ठीक है। इरिस क्या होता है, ये हमारे पास में आई है, ठीक है। ये आई का वो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है ना, वो है। इरिस क्या होता है, ऐसे ऐसे फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे फाइबर से मिलके बना होता है इरिस, और बीच में इरिस की होती है छोटी सी स्पेस, छोटी सी स्पेस होती है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में इरिस, और इसको बोलते हैं हम प्यूपिल। प्यूपिल एक तरीके का ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ऑर्गन नहीं है, ठीक है, या फिर टिश्यू नहीं है। प्यूपिल एक तरीके की स्पेस है। जैसे हम अर्थ के बाहर जाते हैं तो हमारे पास में वैक्यूम आ जाता है या फिर स्पेस आ जाती है, तो वो स्पेस कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, खाली जगह को हमने स्पेस बोल दिया। तो यहाँ पे भी प्यूपिल कोई ऑब्जेक्ट या फिर ऑर्गन नहीं है,
ये हमारे पास में खाली स्पेस है जिसमें लाइट एंटर करती है। तो अगर मैं इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कर लूं तो मैं अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई उसको कंट्रोल कर सकता हूं, है ना। तो इरिस क्या करता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, इरिस का क्या रोल होता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। अब इरिस जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा इस प्यूपिल की साइज डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा इरिस की ये जो साइज है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इरिस की अगर साइज बढ़ी तो ये होल जो है, ये होल जो जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं वो डिक्रीज हो गया। तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई कम हो गई। तो प्यूपिल की साइज जितनी कम उतनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई कम, है ना। तो अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी प्यूपिल की साइज हो जाएगी डिक्रीज और इरिस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। इरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेरी प्यूपिल की साइज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये एक्सपैंड हो गया, इरिस जो है वो एक्सपैंड हुआ तो प्यूपिल की साइज क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, सो अगर मैं अंधेरे में जाता हूं तो इरिस जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और प्यूपिल की साइज कोरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाती है। ठीक है, इरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल की साइज डिक्रीज होगी और इरिस अगर एक्सपैंड होगा तो प्यूपिल की साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया यहां तक कैसे होता है हमारे पास में इसका रोल। अब जैसे कि मैं बाहर जाता हूँ, धूप में देखता हूँ, अभी आप एक्सपेरिमेंट ट्राई भी कर सकते हो। अगर मैं धूप में जाता हूँ, छत पे जाता हूँ, धूप में जाता हूँ तो मेरे को दिख रहा है, चलो ठीक है मेरे को दिख रहा है। वापस मैं जल्दी से नीचे आके अंधेरे कमरे में गया तो मेरे को बहुत कम दिखता है, थोड़ी देर बाद में दिखना चालू होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इरिस जो है वो बहुत बूढ़ा है ना, बहुत बूढ़ा है, वो धीरे धीरे काम करता है ना। इरिस जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो जैसे ही मैं छत से नीचे आया मेरे अंधेरे रूम में तो उसको क्या करना था, उसको प्यूपिल की साइज को इंक्रीज करना था और उसको इरिस को क्या करना था, एक्सपैंड करना था, है ना। तो इरिस को अगर एक्सपैंड करना है तो हमारे पास में प्यूपिल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। उसी से तो मेरे को अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मैं अंधेरे कमरे में हूं तो मेरे को ज्यादा लाइट चाहिए, है ना। सो प्यूपिल की साइज इंक्रीज करनी तो इरिस को क्या होना पड़ेगा, एक्सपैंड। तो ऊपर तो क्या था, इरिस कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, नीचे आऊंगा तो इरिस को एक्सपैंड होना पड़ेगा। तो वो थोड़ा बहुत बूढ़ा है तो वो क्या धीरे धीरे काम करता है ना। इरेज जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो मैं जैसे ही नीचे आया तो उसको थोड़ा टाइम लगा क्या होने में, एक्सपैंड होने में, ताकि ये जो प्यूपिल की साइज है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, सो इसलिए हमें थोड़ी देर तक थोड़ा अंधेरा दिखता है अभी जब मैं छत से मतलब बहुत ज्यादा लाइट वाले एरिया से डार्क वाले एरिया में जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कैसे होता है हमारे पास में ये चीज। सो इरिस का क्या काम होता है समझ में आया, प्यूपिल का क्या काम होता है समझ में आया, चलो ठीक है। ये होता है हमारे पास में इरिस और प्यूपिल। डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर which is responsible in controlling the size of pupil। ठीक है, अभी पढ़ा ये तो। और प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दिया है उसको कंट्रोल करता है। इट इज अ होल, ठीक है, विच कंट्रोल्स the amount of light entering the eye। ठीक है, सो प्यूपिल का क्या रोल होता है समझ में आया, इरिस का क्या रोल होता है समझ में आया। चलो, तो हमें समझ में आया कि ये सारे कंपोनेंट्स कैसे कैसे। अभी थोड़े बहुत और है ना, अभी थोड़े बहुत और है। अब देखो, फिफ्थ है हमारे पास में, फिफ्थ और सिक्स भी ऐसे ही जैसे प्यूपिल और इरिस थे। फिफ्थ है हमारे पास में और सिक्स्थ है हमारे पास में। फिर आता है हमारे पास में प्यूपिल और इरिस के बाद में लेंस। एक हमारी आंख में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस फिट हो रखा होता है और वो किससे कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है हमारे पास में इससे सीलियरी मसल्स से। ठीक है, सीलियरी मसल्स क्या करती है, उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको कंट्रोल करती है। अब इस फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का क्या रोल है, देखो हमको क्या करना है। सबसे पहले तो देखो कि अंदर कॉन्वेक्स लेंस है और वो किससे कंट्रोल हो रहा है, सीलियरी मसल से। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दूर का भी ऑब्जेक्ट देखना है, हमें पास का भी ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस फिटेड है तो मैं दूर का ऑब्जेक्ट देखूंगा तो मेरी फोकल लेंथ कुछ और होगी, है ना। तो मैं दूर का जब ऑब्जेक्ट देखूंगा तो मेरी फोकल लेंथ कुछ और होगी, तो मेरा मतलब
अब मेरे एक आगे स्क्रीन है तो वहां पे मेरे को फोकस करना है उस ऑब्जेक्ट को, या फिर उस पे मेरे को लाइट मीटअप करानी, तो पीछे वाली जो थी, पीछे वाला उस ऑब्जेक्ट था उसको मेरे को फोकस करना है, तो वहां पे कुछ फोकल लेंथ हो सकती है इस लेंस की। अब मेरे को जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे इमेज तो पीछे चली जाती है ना, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ वैसे वैसे कॉन्वेक्स लेंस में पीछे चली जाती है इमेज, तो मैं क्या करूंगा उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज कर दूंगा ताकि वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि इमेज आगे बढ़ गई तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको पीछे खिसकाने के लिए, है ना। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ, जैसे जैसे मैं इमेज को जैसे जैसे मेरे को क्लोज देखना पड़ता है, वैसे वैसे ये जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब समझ लो कि अंदर कॉन्वेक्स लेंस है और वो किससे कंट्रोल हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ किससे कंट्रोल हो रही है, सिलियरी मसल से। सिलियरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, सिलियरी मसल्स अगर एक्सपैंड करेगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि सिलियरी मसल्स एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, और फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हो गई तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ इमेज जो है पीछे चली जाती है, मेरे को आगे कॉन्ट्रैक्ट करना है, आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि स्क्रीन तो आगे मतलब एक फिक्स पोजीशन पे ही है, तो मेरे को आगे करना है इमेज को। ठीक है, मेरे को आगे करना है तो मेरे को फोकल लेंथ डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि मेरी इमेज जो है वो आगे बन जाए। ठीक है, समझ में आया तक क्या रूल होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों फिट किया, मैं आपको बिना ऑपरेशन के प्रूव करता हूँ कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। सबसे पहले ये सुनो कि कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों फिट किया। एक रीजन ये है कि हमारे पास में ये जो कॉन्वेक्स, अगर मैं कॉनकेव ले लेता, चलो अगर मैं कॉनकेव ले लेता तो उसके तो हर केस में हमारे पास में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है ना, वर्चुअल बनती है बेसिकली, है ना। सो वर्चुअल इमेज मेरे पास में स्क्रीन पे ऑब्टेन तो हो नहीं सकती, तो मुझे तो स्क्रीन पे ऑब्टेन करनी है, मुझे तो देखनी है ना वो इमेज, तो स्क्रीन पे ऑब्टेन ही नहीं हो रही तो मैं कॉनकेव लेंस का क्या करूं, है ना। इसलिए मेरे पास में एक तो कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है। अब ये रीजन देखो कि हमारे पास में या फिर ये प्रूफ देखो बिना ऑपरेशन के कि हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, हम बिना ऑपरेशन के आज प्रूव करेंगे कि हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है। ठीक है, चलो आओ। तो अब हमें बिना ऑपरेशन के प्रूव करेंगे कि हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। दो तरीके के लेंसेज पढ़े हमने, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब मिरर्स तो यूज कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसमें तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो आंख में लाइट तो जाएगी नहीं, है ना। तो हमें तो आंख में लाइट ले जानी है, तो हम लेंसेज यूज करेंगे। तो दोनों में से चूज करना है, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। अब एक रीजन ये भी है कॉनकेव को ना चूज करने का कि वो तो वर्चुअल इमेजेस बनाता है, तो रियल तो बन नहीं रही है, स्क्रीन पे ऑब्टेन तो हो नहीं सकती, है ना। तो एक रीजन ये भी नहीं है उसको यूज ना करने का, या फिर एक रीजन ये भी नहीं है कि वो लेंस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हमें प्रूव कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो सामने वाली बिल्डिंग को देखो, तो सामने वाली बिल्डिंग में एक खिड़की और आगे एक रेलिंग है ना। तो सामने वाली बिल्डिंग में उस खिड़की की कुछ लेंथ है और रेलिंग की कुछ लेंथ है ना। तो रेलिंग जो है हमारे पास में उसकी कुछ लेंथ है और आगे सॉरी पीछे विंडो की कुछ लेंथ है ना। अब यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो जो दोनों डिस्टेंसेस या फिर दोनों लेंथ है वो इक्वल है, क्योंकि एंड पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि दोनों की लेंथ सेम है। मगर जब मैं उनको मेजर करता हूँ ऊपर जाके, तो चलो आओ मेजर करते हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास में पीछे वाली विंडो ज़्यादा लेंथ की और आगे वाली रेलिंग कम लेंथ की, मगर यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट सेम लेंथ की क्यों मिल रही है, या फिर ऐसा इल्यूजन क्यों हो रहा है। देखो, अगर मेरी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता, तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस से जैसे जैसे इमेज आगे लेके जाता हूँ, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के पास लेके जाता हूँ, साइज ऑफ इमेज जो है वो बढ़ती जाती है। ये तो हमने पढ़ा है केसेस में, 6 केसेस पढ़े थे। जैसे जैसे मैं आगे लेके जाता हूँ इमेजेस की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पीछे वाली लेंथ अगर बड़ी हुई, मतलब पीछे वाली लेंथ छोटी दिखेगी अगर आगे वाली लेंथ को मैं कंपेयर करूँ, आगे वाली लेंथ से कंपेयर करूँ। तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा इमेजेस की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो पीछे वाली इमेज छोटी दिखेगी आगे वाली से, है ना। पीछे वाले ऑब्जेक्ट की इमेज आगे वाले के ऑब्जेक्ट की इमेज से छोटी दिखेगी, है ना। तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हुआ तो वो छोटा बनेगा, है ना, और आगे वाला ऑब्जेक्ट अगर छोटा हुआ तो वो थोड़ा बहुत छोटा बनेगा, मगर पीछे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इस लेंथ पे कि वो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो कम हो गया और आगे वाला ऑब्जेक्ट भी कम हुआ, मगर इतना कम नहीं हुआ पीछे वाले जितना। पीछे वाला ज़्यादा हो गया, इसलिए मेरे को यहाँ पे इस लेंथ पे ऐसा लग गया कि वो जो दोनों लेंथ है वो इक्वल है। समझ में आया। सो ये चीज़ें बताई थी मेरे पास में, और अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस में ही होती है ना। सो प्रूफ देखा, बहुत इंपॉर्टेंट था ना, या फिर बहुत अच्छा सा प्रूफ था ना। अब किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। ठीक है, चलो ये कॉर्निया ये सारा लिख लेना आप, है ना। तो ये ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन।
मैं आपको अभी छोटा सा एक प्रूफ बता देता हूँ, या फिर जो अभी हमें डेमोन्स्ट्रेशन देखा है ना ऊपर छत पे जाके, वो हम अभी देख लेते हैं कि क्या होता है या फिर कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे है लेंस और सीलियरी मसल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास में क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है आंख में, है ना, आई में कॉन्वेक्स लेंस है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा था, कॉर्निया पे। ये थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन करता है ताकि फोकस हो सके हमारे पास में अंदर स्क्रीन पे इमेज। ठीक है, स्क्रीन का भी अलग नाम होता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, एक हमारे पास में क्या है, रेलिंग है, और पीछे हमारे पास में क्या है, विंडो है, जिसकी कुछ ज्यादा लेंथ है और इसकी कुछ कम लेंथ है। ठीक है, इसकी कुछ कम लेंथ है। अब मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन है हमारी, है ना, यहाँ पे स्क्रीन है। अब ये क्या कर रहा है, इनको और इनको इसी स्क्रीन पे फोकस कर रहा है, इसी स्क्रीन पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता हूं, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूं, लेंथ ऑफ इमेज जो होती है या फिर साइज ऑफ इमेज जो होती है, वो क्या होती है, बड़ी होती जाती है ना। अब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, मेरी लेंथ ऑफ इमेज बड़ी होती जा रही है, तो मेरे को यहाँ पे फोकस करना है इन दोनों इमेजेस को। ठीक है, तो यहाँ वाली इमेज को इसने फोकस कर दिया, कुछ एडजस्ट करके सीलियरी मसल्स को, उसको तो छोड़ो। तो यहाँ पे इसने फोकस कर दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोकस हो गई कुछ इस लेंथ की। ये कुछ फोकस हो गई इस लेंथ की, इसको इसको भी मैं ग्रीन से बना देता हूँ। सो ये कुछ फोकस हो गई उस लेंथ की। अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, मेरी जो इमेज है वो बड़ी होती जाती है ना, साइज ऑफ इमेज मेरी बड़ी होती जाती है। तो पीछे वाली छोटी थी और जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो वो बड़ी होती जाएगी। तो ये वाली छोटी है तो ये कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी। तो पीछे वाली लेंथ को इसने बड़ा बना के, छोटा बना के दे दिया, थोड़े बहुत आगे गए तो उसने बड़ा बना के दे दिया। इसलिए हमें उस लेंथ पे, इस वाली लेंथ पे जब मैं उसको देख रहा था, उस विंडो को और उस रेलिंग को, तो मुझे वो सेम साइज के लगे, मगर वो थे नहीं। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमारी आंख में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। वैसे तो आपने कैमरा के लेंस से देखा होगा, मगर उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस से फिट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में बड़े साइज में डिफरेंस था, मगर फिर भी हमें सेम साइज के दिख रहे। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया हमारे पास में कि ये हमारी आंख में एक कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ कंपोनेंट्स और है वो भी देख लेते हैं। फिर है हमारे पास में लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, है ना, तो क्या काम होता है, टू फोकस द इमेजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, टू फोकस द इमेजेस ऑन द स्क्रीन, इट हेल्प्स in focusing the images on the screen which are at different lengths या फिर डिफरेंट डिस्टेंस। जो बहुत डिफरेंस में मतलब बहुत ज्यादा दूर है तो उसको कुछ अलग तरीके से फोकस करेगा, फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करके, है ना। वेरिएशन लाता रहता है कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास में इधर आई में। सो विच ऑन द स्क्रीन विच आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, फिर सिलियरी मसल्स क्या काम आती है, इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आती है इस कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जो कि किस में होता है हमारे पास में, आई में, ह्यूमन आई में। ठीक है, फिर हमारे पास में होता है दो स्ट्रक्चर या फिर तीन स्ट्रक्चर और है हमारे पास में, बस ज्यादा कुछ नहीं है। फिर हमारे पास में होता है एक एक्वस ह्यूमर, सॉरी विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर हमारे पास में आ गया। फिर हमारे पास में होता है विट्रस ह्यूमर, उसमें थोड़ा बहुत और रिफ्रैक्शन हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कॉर्निया गए, कॉर्निया का काम आता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। फिर हमारे पास में आती है इरिस और प्यूपिल, सॉरी एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर थोड़ा बहुत और रिफ्रैक्शन कर देता है। फिर हमारे पास में आते हैं इरिस और प्यूपिल, वो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास में आते हैं इरिस और
सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस और सिलियरी मसल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉरी, वापस 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 सबसे पहले हमारे पास में आता है कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है। फिर हमारे पास में आता है एक्वस ह्यूमर, वो क्या करता है, थोड़ा बहुत और रिफ्रैक्शन करता है। फिर हमारे पास में आते हैं इरिस और प्यूपिल, वो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई उसको कंट्रोल करते हैं। फिर हमारे पास में आते हैं कॉन्वेक्स लेंस और सीलियरी मसल्स, वो क्या करते हैं, फोकस को एडजस्ट करते हैं ताकि इमेज स्क्रीन पे बन जाए, ठीक है। फिर आगे हमारे पास में आते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है, वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और रिफ्रैक्शन कर देता है, ठीक है, उसको भी लिख देते, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रोल है नहीं उसका। खाली आंख हमारे पास में खाली नहीं रहे, खाली नहीं रहे, इसलिए वो फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। सो सिक्स्थ क्या है, एक्वस, सॉरी, विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है, थोड़ा बहुत और रिफ्रैक्शन कर देता है बस, इट हेल्प्स इन फर्दर रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आता है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि हमारे पास में स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन है हमारे पास में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी ह्यूमन आई में, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, उसके बिना हम नहीं देख सकते। इसलिए पापा बोलते हैं या फिर मम्मी बोलती है कि आंखों ज्यादा फोन के मोबाइल पे मत देखा करो, मोबाइल मत देखा करो, नहीं तो रेटिना खराब हो जाएगा, है ना, इसीलिए बोलते हैं। खैर आप सुनते हो। एट्थ कंपोनेंट ना, रेटिना। रेटिना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इवोल्यूशन के साथ में बहुत आज बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, जो क्या उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं, लाइट के कलर्स को सेंस करते हैं और वो हमें इमेज बना के देते हैं, ठीक है, हमें एक इमेज बना के देते हैं। अब जैसे हम रेटिना है हमारे पास में, वो क्या होता है, वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। अब देखो, हमें क्या करना था, हमें इमेज बनानी थी या फिर हमें बाहर की दुनिया देखनी थी। अब क्या हुआ कि ब्रेन जो था वो देख तो सकता नहीं था, है ना, ब्रेन ने क्या किया, एक ऐसा तरीका निकाला बाहर की दुनिया को देखने के लिए, तो वो क्या किया उसने, ब्रेन ने एक एक्सटेंशन निकाल दिया ह्यूमन आई के नाम का, ठीक है, आई के नाम का एक एक्सटेंशन निकाल दिया, जैसे क्रोम में भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं ना, तो ह्यूमन ब्रेन ने भी एक एक्सटेंशन निकाल दिया बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके, ठीक है, बाहर की दुनिया देख सके। सो उसने क्या किया, एक एक्सटेंशन निकाल दिया, उसको हमने बोला ह्यूमन आई, ठीक है, उसका जो बाहर अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, जहाँ पे लाइट सेंस होती है, ठीक है। अब बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी गिवन होता है कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाके इंटरप्रेट होती है कि क्या है इमेज, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, मगर बहुत सारा फंक्शन या फिर बहुत सारी प्रोसेसिंग हमारे पास में ह्यूमन आई में, रेटिना में ही हो जाती है, ठीक है, और भी फर्दर हमारे पास में ब्रेन में होती है, मगर थोड़ी बहुत रेटिना में भी हो जाती है, ठीक है। जैसे लैपटॉप में या फिर पीसी में ही देख लो, रैम भी होती है, रोम भी होती है ना, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो रैम भी कुछ प्रोसेसिंग करती है, रोम भी कुछ प्रोसेसिंग करती है, मगर रैम का ज्यादा रोल होता है प्रोसेस करने में, है ना, रोम का कम रोल होता है, तो रेटिना का कम रोल है, ह्यूमन ब्रेन का ज्यादा रोल है, ठीक है। सो रेटिना हमारे पास में इस लाइट को सेंस करने के काम आता है। रेटिना भी बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है, इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स है, रॉड्स और कोन्स, ठीक है, रॉड्स और कोन्स। सबसे पहले हम रॉड्स और कोन को डिस्कस करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं इसकी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, और ये किससे मिलके बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं रॉड्स और कोन्स।
रॉड सेल्स और कोन सेल्स ऐसे दो सेल्स है जो लाइट को सेंस करने के काम आते हैं। अब दोनों का अलग अलग रोल है, ध्यान से सुनना। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा मगर मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कोन सेल्स जो होते हैं वो किस तरीके की लाइट है, मतलब उसका कंपोनेंट क्या है, या मतलब वो कलर को सेंस करती है मेजरली, ठीक है। और जो रॉड सेल्स है वो लाइट के ब्राइटनेस को मेजर करता है, ठीक है, लाइट के ब्राइटनेस को मेजर करता है। रॉड सेल्स लाइट के ब्राइटनेस को मेजर करती है कि लाइट डार्क है या फिर थोड़ी डिम है या फिर ब्राइटर है। और कोन सेल्स जो होते हैं वो लाइट के विजन को या फिर लाइट के जो लाइट जिससे मिलके बनी होती है या फिर लाइट का कंपोनेंट क्या है, ठीक है, लाइट का कलर कौन सा है उसको सेंस करती है, ठीक है। कोन सेल्स लाइट के कलर को सेंस करती है और रॉड सेल्स लाइट के ब्राइटनेस को या फिर लाइट के अमाउंट को सेंस करती है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, हमारे पास में ये आई खत्म हो गई, पूरी रेटिना आ गया। रेटिना पे मान लो ये रेटिना है, ठीक है, मान लो ये रेटिना है। मेजर पार्ट बीच में सेंटर में होता है हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन। मेजर पार्ट हमारे पास में बीच में बनता है या फिर इमेज जो है हमारे पास में मेजरली बीच में बनती है। तो बीच में हमारे पास में मेजरली होते हैं कोन सेल्स। सेंटर में हमारे पास में होते हैं कोन सेल्स, जहां पे मैक्सिमम लाइट मीट होती है वहां पे हमारे पास में होते हैं कोन सेल्स, ठीक है, कोन सेल्स होते हैं हमारे पास में। और जैसे जैसे मैं पेरीफेरी पे जाता हूँ, जैसे जैसे मैं इस स्पॉट से दूर जाता हूँ, इसको तो हम बोलते हैं फोविया। इसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोविया। जैसे जैसे मैं फोविया से दूर जाता हूँ और उसी के साथ साथ हमारे पास में रॉड सेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। बीच में रॉड सेल्स बहुत कम होते हैं, जैसे जैसे मैं इधर जाता हूँ वैसे वैसे ये जो रॉड सेल्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं। अब ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, या फिर बहुत ऑब्जर्व भी किया होगा आपने। मैं जब छत पे जाता था ना रात को, तो मैं तारे जब देखता था, बहुत, देखो, लाइट के ब्राइटनेस को सेंस करने का काम किसका है, रॉड सेल्स का। तो रात में मेरे को ब्राइटनेस से ही मतलब है, मेरे को कलर से तो मतलब है नहीं, है ना, मेरे को कलर से तो मतलब है नहीं, कलर तो दिखते भी नहीं है क्योंकि रात में हमारे पास में रॉड सेल्स ही काम करते हैं ना। तो रात में हमें कलर तो सेंस करने का है नहीं, ठीक है। ये जो कोन सेल्स होते हैं वो ब्राइटनेस में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। सो रात में हमारे पास में क्या है, हमें रॉड सेल्स से ही देखना पड़ता है, या फिर रॉड सेल्स मेजरली हमारे पास में विजन का काम करते हैं रात में। तो रात में क्या हुआ कि मैंने जब तारों को देखा, तो मैं जब तारों को देख रहा हूँ, तो जो थोड़े बहुत कम ब्राइटनेस वाले जो तारे हैं ना, थोड़े बहुत कम ब्राइटनेस वाले तारे, जब मैं उनको सीधे देखता हूँ ना, कभी ऑब्जर्व करना आप भी, जब छोटा था तब मैंने देखा था कि जब मैं तारों को सीधे सीधे देख रहा था तो वो मेरे को नहीं दिख रहे थे, और जब मैंने उनको टेढ़ा करके देखा तो मेरे को वो दिख रहे थे। वो उधर तो नहीं है, वो थोड़े इधर है, मगर जब मैंने उनको टेढ़ा करके देखा तब वो मेरे को दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट आई, वो कुछ अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, वो सेंटर में नहीं हुई, सेंटर में मीट नहीं हुई, थोड़ा आगे जाके रिफ्लेक्ट हुई या फिर आगे जाके रिफ्रैक्ट हुई, है ना। तो आगे जाके रिफ्रैक्ट हुई तो मुझे यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ तो रॉड सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और रॉड सेल्स का क्या काम है, इस ब्राइटनेस को मेजर करना। तो जितने ज्यादा रॉड सेल्स उतनी ज्यादा ब्राइटनेस मेजर, ठीक है। तो बीच में तो रॉड सेल्स बहुत ही कम है और फोविया रीजन में तो होते ही नहीं है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे रॉड सेल्स इंक्रीज, तो जैसे मैं टेढ़ा देख रहा हूँ तो फोविया रीजन से तो मेरी आई में अंदर ये जो रिफ्रैक्शन है या फिर मीटअप है वो हो नहीं रहा, फोविया रीजन से थोड़ा सा आगे हो रहा है। जब मैं टेढ़ा देख रहा हूँ, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है वो थोड़ा टेढ़े से रिफ्रैक्ट हो रही है और वो कहीं और बना रही है, फोविया रीजन में नहीं बना रही है, ठीक है। सो मैं अगर टेढ़ा देखता हूँ तो मेरे को तारे दिखते हैं, अगर मैं सीधा देखता हूँ तो मेरे को तारे नहीं दिखते, ये कभी ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो मैं जब टेढ़ा देखता हूँ तो मेरे को तारे नहीं दिखते, जब मैं टेढ़ा देखता हूँ तब भी वो मेरे को तारे दिखते हैं, और जब मैं सीधा देखता हूँ तो वो मेरे को तारे नहीं दिखते, जब मैं रात में उन तारों को देखता हूँ, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। सो ये हमारे पास में रोल होता है रॉड्स एंड कोन्स का। समझ में आया यहाँ तक? रेटिना क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आई का जो लाइट को सेंस करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो रेटिना है उस पर इमेज बन रही है, आगे कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्या करता है, हमेशा हमेशा हमारे पास में रियल और इन्वर्टेड इमेज बना के देता है, ठीक है। सो हमें दुनिया कैसी दिख रही है रेटिना पे, उल्टी इमेज तो उल्टी बन रही है ना, रियल और इन्वर्टेड, रियल बन रही है चलो मान लिया, इन्वर्टेड बन रही है, तो हमें दुनिया तो यहाँ पे उल्टी दिख रही है मगर इधर सीधी क्यों दिख रही है, ठीक है। हम नाले में क्यों नहीं गिर रहे,
क्योंकि ये आगे रोल है। ब्रेन की पावर ऐसी होती है, या फिर ब्रेन ने खुद को अडाप्ट कर लिया है कि वो उल्टी चीजें सीधी करके प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। फिर लास्ट कंपोनेंट होता है हमारे पास में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो क्या करती है, वो जो लाइट के जो सिग्नल्स या फिर जो भी लाइट का जो प्रोसेस हुआ है रेटिना में, वो क्या करती है उसको आगे पास कर देती है किसमें, ब्रेन में। ठीक है, आगे पास कर देती है ब्रेन में, उसका खाली यही रोल है, ऑप्टिक नर्व का ये रोल है। आप ऐसा मान लो कि ऑप्टिक नर्व एक तरीके के वायर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करे ब्रेन में। ठीक है, हमें क्या करना है, लाइट चलानी है, वाली लाइट तो क्या करूंगा मैं, स्विच ऑन कर दूंगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई उधर गई तो वो चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल गए, उसको दिख गया ब्रेन को। ठीक है, सो ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, इट कैरीज द सिग्नल, इट कैरीज द सेंसिबल सिग्नल्स टू द ब्रेन टू प्रोसेस फर्दर। ठीक है, क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स which carry the signal to the brain for further processing। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब समझ में आया यहाँ तक कैसे हमारे पास में ये जो इमेजेस है वो बनती है, कैसे हमारे पास में ये रोल होता है, या फिर कैसे इन कंपोनेंट्स का रोल होता है, फिर कैसे हमने प्रूव किया बिना ऑपरेशन के कि हमारी आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है। ठीक है, सो यही सारी चीजें थी हमारे पास में, ये सारे कॉम्पोनेंट्स थे हमारे पास में ह्यूमन आई के। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डिस्क्राइब द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, और आगे भी हमारे पास में टॉपिक्स है जो हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। अब अगले लेक्चर में हमारे टॉपिक्स रहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन और डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, या फिर डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ठीक है, उसका मैं आपको बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा। सो अभी तक के लिए ये सारी चीजें थी, अब हम चलते हैं, बाय बाय।